गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं बेटा। आज आप लोग बड़ी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। एक्सेल पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सेल में जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमारा फॉर्मेटिंग सेल्स और डेटा को मूव और कॉपी करने के लिए करा था। आज हम करेंगे फंक्शंस क्या होता है और ग्राफ्स के बारे में कि कौन कौन से ग्राफ्स हमारे यूज होते हैं एक्सेल शीट में, कैसे आप उन ग्राफ्स को क्रिएट करते हो। तो फंक्शंस, पहले फंक्शन करेंगे उसके बाद ग्राफ करेंगे। फंक्शन क्या होता है, हमारे पास ना एक्सेल शीट में दो चीजें होती हैं। मैंने जब स्टार्टिंग में कराया था तो मैंने बताया था, ये जो एफ लिखा हुआ है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे क्लिक भी करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है। यहाँ पे लिखा हुआ आता है, जब आप एफ के यहाँ पे क्लिक करते हो तो इंसर्ट फंक्शन, इसका मतलब यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला? बहुत कॉमन सा चीज है कि फंक्शन होता क्या है। पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए फंक्शन होता क्या है। जब हमें पता होगा फंक्शन क्या होता है, उसके बाद ही हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे फॉर्मूलाज होते हैं ना, ऐसे ही हमारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शन क्या होता है? इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट का मतलब ऐसे कुछ फंक्शंस जो ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे एक्सेल में, आपको जैसे आपको ऐड करना है, ठीक है, तो 1 और 2 दो वैल्यू मैंने एंटर कर दिया। तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड करने के लिए प्लस का साइन यूज करते हो। तो एक्सेल शीट में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला लगाओ या फंक्शन लगाओ, हमेशा इक्वल्स टू लगाना पड़ता है पहले। इक्वल्स टू के बाद आप जिसको भी ऐड करना चाहते हो, आपको 1+2 नहीं लिखना है। यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू, कौन से सेल की वैल्यू, C3, इसको सेलेक्ट करो तो ये ऐसे आ जाएगा सिलेक्टेड एरिया प्लस D3। और आपने इन दोनों को प्लस कर दिया तो यहाँ पे देखो आपका आंसर आ गया 3। यहाँ आप देख सकते हो C3+D3 लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे प्लस करा है, आपने यहाँ पे प्लस करा है, इसलिए यहाँ पे ये चीज आई है। आपने फॉर्मूला लगाया, लेकिन आप अगर ऑलरेडी कोई फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है, उस पे काम करना चाहते हो, उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं। लाइक अगर मैं प्लस ना लगा के यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ इज इक्वल टू सम, ठीक है, यहाँ पे आ भी रहा है सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, तो ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर बने हुए हैं। और ये क्या करेंगे, आपका जो सम काम करता है, आपको सिर्फ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। आप जिनको भी प्लस करना चाहते हो वो रो आप, वो सेल आप सेलेक्ट कर लोगे। ये देखो आ गया आंसर 3। इसमें क्या किया हमने, सम C3, D3। अब मैंने प्लस नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ सम यूज करा है। तो सम का मतलब है कि आप सम करोगे, एडिशन करोगे। तो ये ऑलरेडी कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं हमारे एक्सेल के अंदर जो हमारे यूज होते हैं डायरेक्टली। हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे फंक्शंस होते हैं। अगर जैसे कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है क्योंकि एक्सेल में मेनली यही चीज होती है जिसके लिए हम एक्सेल को यूज करते हैं। तो व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शंस आर द इन बिल्ट फॉर्मूलाज, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर कोई भी टॉपिक आता है, अगर पेपर में आता है व्हाट इज फंक्शन, तो एक्सेल के बारे में जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये वाला, कि आपका एक्सेल क्या करता है, ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आप उसके अंदर लिखोगे। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है उसको आप स्टार्ट करोगे। हीरा फंक्शन, तो थोड़ा सा एक्सेल के लिए दो चार लाइनें लिखी हुई हैं। एक्सेल हमारा क्यों यूज होता है? डेटा कलेक्शन के लिए, एंट्री के लिए, ठीक है। एक्सेल हमारा बेस्ट टूल नहीं है। किस कब आप उसको बेस्ट नहीं यूज कर सकते? जब आपको एडवांस एनालिसिस करना हो,
स्पेशली आपको जब को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना हो उस टाइम पे ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसमें कई बार ना वैल्यूज मिस हो जाती हैं। जब आप फंक्शन और फॉर्मूलाज लगाते हो उस टाइम पे आप कई बार कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर पाते हो, तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा डिजास्टर हो जाता है। इसलिए कई बार जो है वो डेंजरस होता है। तो एडवांस एनालिसिस अगर आपको करना है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज आपको चाहिए, तो एक्सेल आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। कोई भी फॉर्मूलाज या फंक्शंस का आप यूज करते हो, अगर उसमें कोई भी वैल्यू मिसिंग होती है तो वो उन वैल्यूज को जीरो ले लेता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें एक्सेल जो है वो डेंजरस हो सकता है और अच्छे से काम नहीं कर सकता। तो इसलिए जब भी एक्सेल को यूज करो तो छोटे से एग्जाम्पल पे पहले उसको टेस्ट करके देख लो। जैसे आपने सम का यूज किया, तो मैंने अभी 1 और 2 को नॉर्मल सा छोटा सा एग्जाम्पल 1 और 2 को ऐड करके आपको दिखा दिया कि 3 होता है। तो अगर आपको बड़ी वैल्यूज ऐड करनी है तो आप बड़ी वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं इसके अंदर, टोटल हो गया, सब टोटल हो गया, एवरेज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशंस जो आपने मैथ में पढ़े होंगे, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे फंक्शंस है जो इनबिल्ट इसके अंदर है, तो आप उनको यूज कर सकते हो। फॉर्मूलाज आर सेल्फ डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि फॉर्मूलाज आप खुद बनाओगे, जैसे आपने प्लस माइनस मेंशन कर दिया तो वो सेल्फ डिफाइंड है, मतलब आपने उनको डिफाइन करा है। जबकि जो फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं। प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज बोल सकते हो या इन बिल्ट, जो ऑलरेडी उसके अंदर बने हुए हैं, इन बिल्ट फॉर्मूलाज हैं। जो भी आप वैल्यू एंटर करोगे, चाहे फॉर्मूला चाहे फंक्शन, आप हमेशा इक्वल्स टू के साथ वैल्यू एंटर करोगे। जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, पहले इक्वल्स टू लगाना है, उसके बाद जिस भी वैल्यू को, जिस भी सेल को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उस सेल को सेलेक्ट करके आप अपना ऑपरेशन लगा सकते हो। फॉर्मूलाज एंटर करने के लिए क्या है, अभी मैंने आपको प्लस का एंटर करके दिखाया था, तो आपको सिर्फ ऐसे ही एंटर करना है इक्वल्स टू, जिस भी सेल को आप ऐड करना चाहते हो उनका नाम लिख सकते हो प्लस लगा के, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीपल, डिवीजन के लिए डिवाइड, एक्सपोनेंट के लिए आपका ये एक्सपोनेंशियल साइन होता है। ये फॉर्मूलाज को इंसर्ट करना है। अगर फंक्शंस को इंसर्ट करना है तो फंक्शंस को कैसे इंसर्ट करोगे, वही आपको इक्वल्स टू लगाना है। इक्वल्स टू लगाने के बाद कौन सा फंक्शन नेम आप यूज करना चाहते हो, जैसे मैंने अभी सम यूज करा था वो यूज कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपको पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स का यूज करके जो भी आपको सेल को सेलेक्ट करना है उस सेल को आप कॉमा के साथ सेपरेट करके सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये था सम इज इक्वल टू सम, तो अगर आपको कोई रेंज चाहिए, मतलब जैसे मैंने अभी तो 2 वैल्यू ऐड करी थी तो 2 वैल्यू के लिए मैंने कॉमा मार्क कर दिया था। अगर आपको कोई रेंज डिफाइन करनी है तो रेंज के लिए आप कॉलम्स यूज करते हो। एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ आपको साथ के साथ। जैसे अभी तो मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज ली थी, अभी मैं क्या करती हूँ 3 4 5 6, तो मैं ये सेल कौन सा है C3 और ये है मेरा H3, तो C3 से H3 तक सम निकालना चाहती हूँ, तो मैं एक एक वैल्यू को एंटर नहीं करूंगी। इक्वल्स टू लगाया, सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, पहला नंबर आप एंटर करोगे, ठीक है, मतलब C3, उसके बाद कॉलम्स लगाओगे, कॉलम्स पे 2 डॉट होते हैं, और H3। तो ये अपने आप देखो पूरी रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई है। मैंने सिर्फ यहाँ पे देखो ऊपर फॉर्मूला में लिखा हुआ है C3H3, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो इसने टोटल करके आपको दिखा दिया। जब भी कोई रेंज में काम करना है तो रेंज के लिए आप क्या करोगे, कॉलन लगाना है। अगर सिर्फ 2 वैल्यू को, अगर मेरे को C3 और H3 को ऐड करना है तो बीच में मैं कॉमा के साथ इसको सेपरेट कर दूंगी। तो ये मेरा सम का फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई इंडिविजुअल वैल्यूज ऐड करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये आपके नॉर्मल है। एवरेज निकालनी है तो एवरेज लेके जहां से जहां तक एवरेज निकालनी है, सेम मीडियन निकालना है तो मीडियन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, मैक्सिमम कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, अगर मैक्स लगा के आपने रेंज डिफाइन कर दी तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बता देगा, मिनिमम वैल्यू बता देगा। ऐसे ही आपके फंक्शंस हैं जो इनबिल्ट है, सिर्फ आपको फंक्शन का नाम लिखना है और सेल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सम का एग्जाम्पल दिखा हुआ है। कुछ फंक्शंस के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सारे फंक्शंस हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत सारे फंक्शंस इनबिल्ट बने हुए हैं। तो 4 5 फंक्शंस जो है उनके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया और उनके स्क्रीनशॉट भी लगा दिए हैं। सम क्या करता है, नंबर को ऐड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इज इक्वल टू सम, और जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो सेल को आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे यहाँ पे इसने A2 से लेके A4 तक सेलेक्ट किया है और सम निकल गया इसका 6। दूसरा फंक्शन है हमारे पास कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट होता है दो चीजों को कंबाइन करना।
ठीक है, कोई भी आप कंबाइन कर सकते हो, नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, डेट्स, कोई भी आप मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करके एक बना सकते हो कॉन्केटिनेट करने के लिए। तो कॉन्केटिनेट, कौन सी सेल आप कंबाइन करना चाहते हो उन सेल का आप नाम लिख दोगे। जैसे यहाँ पे ए और बी था, तो A2 और B2 को मैंने कंबाइन कर दिया, तो ये कंबाइन होके 1 2 बन गया। ये भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको। सम की जगह मैं क्या करती हूँ, कॉन्केटिनेट। ठीक है, किसी भी आप चाहो तो रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली H3 तक, तो ये आपको पूरा 1 2 3 4 5 6 कंबाइन करके दिखा देगा। कुछ गड़बड़ हुई है, अगर आपका फॉर्मूला सही नहीं लगा हुआ तो ये आपको एरर दिखाता है। हम्म, हो गया। मैंने अभी C3 और D3 करा है, तो इसमें 1 और 2 इसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, जो भी वैल्यू कॉन्केटिनेट करनी है, ऐसी आपको काउंट करनी है, तो कितनी वैल्यू आप काउंट करोगे। काउंट में भी रेंज डिफाइन कर सकते हो आप, आपकी वैल्यूज कितनी है। यहाँ से अगर सी से लेके एच तक मैं वैल्यू देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, तो ये आपको काउंट करके दिखा देगा। काउंट, रेंज डिफाइन कर दो, कहाँ से कहाँ तक आप काउंट करना चाहते हो। ये देखो, इसमें काउंट करके दिखा दे कि 6 वैल्यूज है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे, 3 4 फंक्शन जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिए हैं। आप चाहो तो अपने आप ट्राई कर सकते हो, और भी बहुत सारे फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से ट्राई कर सकते हो। मीडियम हो गया, एवरेज, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये 3 4 और अपनी तरफ से ट्राई करके और इनके स्क्रीनशॉट्स आप लगा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्राफ्स का। ग्राफ्स क्यों यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ्स होते क्या है। जब आप किसी चीज को डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो वो आपका ग्राफ होता है। एक्सेल हमारा हर बहुत सारी जगह यूज होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो जब आप उस डेटा को, जो भी आपने डेटा एक्सप्लेन करा है एक्सेल के अंदर, उस डेटा को आप विजुअल फॉर्म में करते हो, मतलब आप डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो वो आपका ग्राफ्स होता है। बहुत इजी होता है इसे समझना। आप डायग्राम देख के बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हो कि इसके अंदर क्या इंक्रीमेंट, क्या वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। चार्ट और ग्राफ में क्या डिफरेंस है, जैसे हमने अभी फॉर्मूलाज के अंदर पढ़ा था, ऐसे ही हमारे पास चार्ट और ग्राफ भी होते हैं। चार्ट और ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, जो ग्राफ्स होते हैं वो काम करते हैं आपके रो डेटा पे। रो डेटा का मतलब आपने उसको अभी अच्छे से एनालाइज नहीं करा है, आपको बस थोड़ा सा डेटा मिला है, उसके बेसिस पे आप उसको देखना चाहते हो कि वो वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जबकि जो चार्ट होता है वो आपकी मोर कस्टमाइज्ड या कंज्यूम डेटा पे काम करता है, रो डेटा पे काम नहीं करता, वो जो मोर फाइनेस्ट डेटा होता है उस पे काम करता है। कॉमन टाइप्स ऑफ ग्राफ एक्सेल में हमारे पास होते हैं पाई ग्राफ, कॉलम ग्राफ, लाइन ग्राफ, एरिया ग्राफ। एरिया ग्राफ के अंदर एक स्कैटर ग्राफ भी आता है। पाई ग्राफ क्या करता है, पाई ग्राफ जो भी आपने डेटा रिप्रेजेंट करा उसको पाई की फॉर्म में या फिर सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। इससे हमें पता चल जाता है कि कितना प्रोपोर्शन या कितना रेशियो जो है आपका यूज हो रहा है। अगर आपको कुछ भी एक कंपेयर करना है तो आप इजिली कर सकते हो। इसने एक टेबल बनाई है, टेबल के अंदर इसने कुछ लोगों के नाम एंटर करे हैं और उनकी वैल्यूज एंटर करी है। तो अब इसने इसका पाई चार्ट बनाया है, तो ये पाई चार्ट इसने बना दिया। सर्कुलर फॉर्म में जो बनता है वो पाई चार्ट होता है। पाई या फिर सर्कल ग्राफ भी बोल सकते हैं। इसमें इसने सारी वैल्यूज को डिफाइन कर दिया। जो ब्लू वाला है वो इसने रोहित को डिफाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे जो आपका टेबल बनी हुई थी उस टेबल से इसने पाई ग्राफ बना दिया। दूसरा होता है हमारा कॉलम ग्राफ, और इसको बार ग्राफ भी बोला जाता है। इसमें जो वैल्यूज बनती हैं, जैसे हम पुराने के अंदर सर्कुलर फॉर्म में बनती है, तो नाम से ही क्लियर है बार, तो इसके अंदर बार की फॉर्म में बनेगी। अगर आपको कोई रेंज कंपेयर करनी है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे रोहित की वैल्यू 5 थी, ठीक है, सुशेन की 14 थी, तो जो जो वैल्यू थी उनके बेसिस पे इसने जो है वो एक ग्राफ बना दिया। इनके अंदर भी फर्दर ग्राफ होते हैं, 100% स्टैक, 3D कॉलम, 3D पाई। तो इनके अंदर भी फर्दर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी है हमारा
2 कॉलम 3 कॉलम, इसके अंदर 2 कॉलम बने हुए हैं, एक ही बार में 2 कॉलम बने हुए हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ तब यूज होता है जब हमें ये देखना होता है कि कोई वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज तो नहीं हो रही है, कितनी इंक्रीज और कितनी डिक्रीज हुई है। अगर मैं पुराने ट्रेंड के साथ, अगर अब नए वाले ट्रेंड को कंपेयर करूं, तो लाइन ग्राफ जो है वो ज्यादा यूजफुल है और सबसे एक्सीलेंट ग्राफ है इन सबको कंपेयर करने के लिए। ये है, इसमें कोई सैलरी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आपका करंट रेज है, लास्ट रेज है, तो रोहित की सैलरी इंक्रीज हो गई है। तो ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि जो है पहले 0% से सीधा 10% इंक्रीमेंट हो गया है, तो यहाँ से हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज को। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ग्राफ होता है। एरिया ग्राफ भी सेम लाइन ग्राफ की तरह ही काम करता है, सेम सब कुछ है, बस उसके अंदर जो लाइन बनी थी ना, उस पर्टिकुलर लाइन वाला जो एरिया है उसको हाईलाइट कर देते हैं। जैसे अगर ये वाली लाइन बनी है तो इसको हमने शेडेड फॉर्म में एरिया बना दिया, पूरा हाईलाइट कर दिया। स्कैटर ग्राफ है। स्कैटर ग्राफ में हम लोग पॉइंट्स के थ्रू वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे डॉट डॉट लगे हुए हैं, इनके थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो, और दो या दो से ज्यादा मिनिमम 2 वैल्यूज उसके अंदर चाहिए डेटा को कंपेयर करने के लिए। और भी बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, बट हमारे जो मेन ग्राफ है 4-5 ग्राफ हम यूज करते हैं। इसमें हमारे पास हिरार्की ग्राफ, रडार ग्राफ और वाटरफॉल ग्राफ, कॉम्बो ग्राफ, ये सारे जो हैं वो 2-3 ग्राफ्स को कॉम्बिनेशन बना के भी हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी टेबल है, उस अकॉर्डिंग जो भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसको उस बेसिस पे आप अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे आप ग्राफ क्रिएट करोगे एक्सेल में? सबसे पहले तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी, बिना टेबल के आप ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते। उस टेबल के लिए कोई भी आप डेटा आप बनाओगे, उस डेटा को आप चूज करोगे। उसके बाद चूज करने का, सपोज इसने टेबल बना ली, जितने एरिया को आप सेलेक्ट करोगे उतने एरिया को ही आप यूज कर सकते हो। तो इतना एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप इंसर्ट में जाओगे। इंसर्ट में जाके आपके पास चार्ट्स का या ग्राफ्स का ऑप्शन होता है। वहां से जो भी आपको ग्राफ बनाना है, जैसे बार बनाना है, पाई बनाना है, जो भी आपको ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ आप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसको सेलेक्ट करने के बाद आपका ग्राफ जो है वो आपके डेटा के ऊपर आएगा, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइड में मूव कर सकते हो। जब भी ग्राफ बनानी है, 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि आपको अपना डेटा जो है वो क्लियर पता हो। जो भी आप डेटा जिसके लिए भी आप ग्राफ बनाने वाले हो, वो डेटा आपका क्लियर होना चाहिए। कौन सा ग्राफ आप यूज करोगे, वो ग्राफ भी आपके लिए क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पाई चार्ट यूज करना है और अगर आप बार ग्राफ यूज कर रहे हो, तो वो दोनों से आपको अलग अलग एनालिसिस मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कौन सा टाइप आपको यूज करनी है। डेटा को सॉर्ट करना है ग्राफ बनाने से पहले, प्रॉपर तरीके से काम करना है, और फालतू की स्टाइलिंग यूज नहीं करनी है। नॉर्मल सिंपल सीधा ग्राफ बनाना है बिना किसी स्टाइलिंग के। अब मैं वैल्यूज एंटर करके दिखा देती हूँ आपको 2-3 की ग्राफ बनता कैसे है। मैं यहाँ पे नेम एंटर कर रही हूँ और यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। ए, बी, सी और डी। मार्क्स मैंने एंटर कर दिए 10, 20, 30, 40। बस ये मेरी टेबल बन गई है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी। जितना एरिया सेलेक्ट करोगे सिर्फ उतना ही ग्राफ बनेगा, चाहे आपने 10 वैल्यू एंटर कर रखी हो, बट जितना सेलेक्ट करोगे उतना ही ग्राफ बनेगा। इंसर्ट में जाना है। यहाँ पे ये देखो आपके पास ऑप्शन है कॉलम ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, बार ग्राफ, एरिया, स्कैटर, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। अदर चार्ट्स में और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, बबल, रडार, हिरारिकल, जो मैंने आपको बताए थे अभी। तो अगर मैं पाई यूज करती हूँ, तो पाई में भी 2D 3D ये सारे ऑप्शन है। मैं नॉर्मल अभी सेलेक्ट कर रही हूँ, ये बन गया मेरा। ABCD आ गए, यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से चाहो तो अलग अलग कलर्स इनको यूज कर सकते हो। ए में मेरे 10 मार्क्स हैं, तो सबसे कम एरिया 10 का आएगा। बी 20 है, तो 20 वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा है। सी 30 है, तो 30 वाला एरिया ज्यादा है। डी 40 है, तो सबसे ज्यादा एरिया 40 है। ठीक है, तो टोटल हमारा ये बन गया है। अगर आप चाहो, ये मैंने अभी पाई बनाया था, कॉलम चार्ट बना सकते हो। कॉलम में आपके पास 2D 3D सिलेंडर, कौन, पिरामिड, ये सारे हैं। पिरामिड में ऊपर पिरामिड की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास थी 10, तो 10 पे जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास 20 थी, 20 पे जाएगा। ठीक है, और
कॉलम वाला नॉर्मल कॉलम बना के दिखा देते हैं आपको, ये ठीक है। ए की वैल्यू 10, बी की 20, सी की 30, डी की 40। इधर आपकी वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40। इधर आपके नेम हो गए ABCD। ठीक है, तो ये सिंपल सा ग्राफ है। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ जी। बोलो, पता तो चले, कुछ समझ भी आ रहा है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ठीक है, नहीं जवाब देना तो मेरी तरफ से तो डन है। 2 टॉपिक कराए हैं आज। फंक्शंस कराए हैं। फंक्शंस में इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं। आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जैसे सम है तो उसको पता है सम क्या काम करता है, एवरेज क्या काम करता है। जैसे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सबको ऐड करो और डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं उन नंबर से डिवाइड करो। लेकिन हमें इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनबिल्ट फंक्शन है, तो आप सीधा एवरेज लिखो तो वो एवरेज आपको करके दिखा देगा। आपको फॉर्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं है। तो इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं हमारे फंक्शंस के अंदर। 2-3 फंक्शन मैंने आपको करके दिखा दिए थे, सम, कॉनकैटिनेट, काउंट वगैरह। और आप अपने लेवल पे खुद ट्राई कर सकते हो। और दूसरा टॉपिक मेरा ग्राफ्स का था। कितने ग्राफ्स यूज होते हैं मेनली हमारे पास? लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, एरिया ग्राफ, स्कैटर ग्राफ। ये ग्राफ होते हैं जो मेनली हमारे यूज होते हैं। जो भी डेटा आपका है उसको आपकी विजुअल फॉर्म में, डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। ठीक है। अब एक आधे टॉपिक और बचे हैं, इस वीक में सेकंड यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। अटेंडेंस दे दो मुझे। अमन, अनु, अंशु, चिराग, दीपाली। कोई भी नहीं आया क्या सबके? प्रेजेंट। ठीक है। ध्रुव, यस मैम। पांशु, दिव्या शर्मा, हिमांशु, जितेंद्र, रोहन, सिमरिक, सोनम, प्रेजेंट मैम। सुनिधि, प्रेजेंट मैम। सुशांत, उमेश, विकास। प्रेजेंट मैम। ठीक है। कोई डाउट है किसी मैं भी को? प्रेजेंट हूँ। तो बोलना होता है ना बेटा, मैं भी प्रेजेंट हूँ। मैं क्या क्या नाम है? रोहन। रोहन। ठीक है। और कोई जो जाग गया हो सो के, जिसकी नींद खुल गई हो? ऐसा 12 बजे का टाइम होता है ना तुम्हारा, स्लीपिंग टाइम होता, नैप टाइम होता होगा ये, है ना? दोपहर की नींद का टाइम। ऐसा सुला दूंगी जिंदगी भर, सोना भूल जाओगे। समझ आ गई बात? यस मैम। हाँ, गुड। एक्टिव रहा करो यार, इतना बोरिंग क्लास भी नहीं होती। ग्राफ बनाने सिखा रही हूँ है, तो ये ऐसे थोड़ी है कि थ्योरी पढ़ाई जा रही हूँ। प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं। इतनी भी बोरिंग थोड़ी होती है क्लास जितने तुम बना देते हो। मातम सा माहौल बना देते हो क्लास में। मैम नींद आ जाती है खाना खा के इस टाइम। अच्छा, मेरे को बता दिया करो, मैं 5-10 मिनट ही पढ़ाऊंगी फिर। वैसे भी थोड़ी देर ही पढ़ाती हूँ। सुनते भी हो या फिर ऐसे फोन साइड में रख के सो जाते हो? नींद आ जाती है, हम बता तो रहे हैं। अच्छा, मैं सो ही जाते हो मतलब, है बेटा? पता चलेगा वाइवा में, जब एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछेगा ना, तब कहना जी हम तो सो जाते थे खाना खा के। और इस बार ऑफलाइन पेपर हो गए तो और पता चल जाएगा। फिर कहोगे मैडम हम तो फेल हो गए, अब क्या करें? वैसे ऑनलाइन में तुम बड़े पास हो रहे हो ना, 90-90 परसेंटेज तुम्हारी आ रही है। पता चलेगा ऑफलाइन में, 2 बच्चे भी पास नहीं होंगे। ऑफलाइन में तो हम 95 आएंगे अब तो ऑफलाइन। आज ही आ गए तुम्हारे 90 भाई, तुम्हारे 70 भी आ जाए तो भी गनीमत है। ऑफलाइन में तो 0-0 नंबर भी आते हैं। बच गए तुम ऑनलाइन में, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं।
करके देख लेना इनको, ग्राफ्स वगैरह फंक्शंस देख लेना अगर किसी को टाइम मिले तो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में भी हमारा यही होने वाला है, फाइल्स जो बनाने वाले हैं वो इन्हीं की बनेगी। तो फंक्शंस फॉर्मूलाज एक आधे लगा के देख लेना, अभी लगा लोगे ना तो याद रहेगा, फिर आगे भी याद रहेगा, और यूज होने वाली चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि बस अभी काम हो गया तो उसके आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है बच्चे, ओके, बाय बाय। बाय मैम। बाय बेटा।